नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और तकनीक तक इन अलग-अलग मुद्दों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके असल मायने क्या हैं और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला विषय है ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत को मिली छूट। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा। आखिर ये है क्या और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने क्या किया है कि चाबहार बंदरगाह से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में भारत को जो छूट मिली हुई थी उसे और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा। हाँ, चाबहार ईरान के दक्षिणी तट पर ओमान की खाड़ी में एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है और इसे विकसित करने में भारत ने काफी मदद की है। इसका खास मकसद है पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, मतलब उसके रास्ते का इस्तेमाल किए बिना, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक भारत की पहुंच बनाना। अच्छा, तो ये छूट मिलने का मतलब है कि भारत अब भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अमेरिका तो ईरान पर काफी सख्त रहा है। हाँ, देखिए, छूट तो है पर यह सीमित है। मतलब सिर्फ भारत द्वारा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और व्यापार के लिए ही है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अमेरिका एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। संतुलन? कैसा संतुलन? एक तरफ वो ईरान पर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है, जाहिर है, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत जैसे अपने सहयोगी देशों के जरूरी रणनीतिक हितों का भी ध्यान रख रहा है। ये इस बात का संकेत है कि शायद अमेरिका भी समझता है कि ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने से उसके दूसरे अहम मकसद जैसे अफगानिस्तान में स्थिरता लाने में रुकावट आ सकती है, और इसमें भारत की भूमिका है। तो इससे भारत की एक कूटनीतिक कामयाबी माना जा सकता है, खासकर कनेक्टिविटी के लिहाज से? हाँ, निश्चित रूप से। ये भारत की उस रणनीति के लिए अहम है जिसके तहत वो दूसरे देशों से जुड़ने के नए रास्ते बना रहा है। चाबहार के जरिए भारत को समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है, जो जमीन से घिरे हुए देश हैं। बिल्कुल। इससे पाकिस्तान के रास्ते पर भारत की निर्भरता कम होती है। हाँ, वो तो है। साथ ही अफगानिस्तान तक विकास से जुड़ी मदद भेजना और वहां के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना आसान होता है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि नई दिल्ली अपने लंबे समय के प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल कैसे करती है। और हाँ, ये इस इलाके की भू अर्थनीति का भी हिस्सा है, जहां चाबहार और पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहे ग्वादर बंदरगाह के बीच एक तरह की रणनीतिक होड़ भी चल रही है। दिलचस्प है कि कैसे एक बंदरगाह क्षेत्रीय राजनीति में इतना अहम हो जाता है। चलिए अब भारत के अंदर की बात करते हैं, खासकर दिल्ली की, जहां हवा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। खबर है कि पुराने कमर्शियल गाड़ियों पर कुछ रोक लगाई गई है। जी, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 1 नवंबर से दिल्ली NCR में पुराने कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, 1 नवंबर से? हाँ। ये फैसला तब लिया गया जब दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार चला गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। बिल्कुल, वेरी पुअर कैटेगरी। ये बैन खासतौर पर उन पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगाया गया है जो या तो एक तय उम्र से ज्यादा पुरानी है या फिर पुराने भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानकों पर चलती हैं, जैसे BS3 या BS4। और ये डीजल गाड़ियां ही क्यों? माना जाता है कि भारी डीजल गाड़ियां हवा में PM 2.5 कणों के प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत होती हैं, खासकर शहरों में। लेकिन इस तरह अचानक बैन लगाने से तो ट्रांसपोर्टर और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा होगा। क्या यही एकमात्र रास्ता है? देखिए, इसे एक फौरन राहत देने वाले इमरजेंसी कदम की तरह देखा जाना चाहिए। ओके। मकसद था कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को तुरंत कुछ कम किया जाए। इससे सड़कों पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, NX और PM 2.5 का उत्सर्जन कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन आप सही कह रही हैं, ये स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है। हाँ। लंबे समय के समाधान के लिए तो कई और कदम उठाने होंगे, जैसे गाड़ियों की फिटनेस जांच और उनके रखरखाव को बहुत सख्त बनाना होगा। साफ ईंधन जैसे CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना होगा, खासकर कमर्शियल सेगमेंट में। बिल्कुल। और पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए एक असरदार स्क्रैपेज पॉलिसी लानी होगी। और इसे लागू करना भी तो एक चौकसी होगी, दिल्ली और आसपास के राज्यों के बीच तालमेल। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। इसके सफल होने के लिए दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनके परिवहन विभागों और पुलिस के बीच बहुत अच्छे तालमेल की जरूरत है। और ये भी सोचना होगा कि इस बैन का छोटे ट्रक ऑपरेटरों या माल ढुलाई करने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, उनका क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या मदद का इंतजाम है?
सिर्फ बैन लगाना काफी नहीं, उसके असर को भी संभालना जरूरी है। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन साधने वाला एक मुश्किल काम है, यकीनन। सही कहा, यह संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। अच्छा, अब दिल्ली की हवा से निकलकर केरल के रबर बागानों की तरफ चलते हैं। खबर है कि केरल सरकार ने रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाया है, लेकिन किसान फिर भी बहुत खुश नहीं है। उनमें कुछ शक है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये दिलचस्प स्थिति है। केरल सरकार ने रबर का MSP बढ़ाया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इसे करीब 20 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया है। 20 रुपए? जी। कितना हो गया मतलब? जैसे 180 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो कर दिया गया। जिस समय ये घोषणा हुई उस समय कुछ स्थानीय बाजारों में रबर का भाव 188 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा था। तो मतलब MSP तो बाजार भाव से थोड़ा ज्यादा ही हुआ। हाँ, घोषित MSP तो ज्यादा था, लेकिन किसानों में संदेह इसलिए है क्योंकि पहली बात, बहुत से किसानों ने सरकार की जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनके तहत अपना रजिस्ट्रेशन समय पर रिन्यू ही नहीं कराया था। अरे? हाँ, उसकी आखिरी तारीख निकल चुकी थी, तो उन्हें शायद इसका फायदा न मिले। दूसरी बात, कुछ किसान संगठन और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय सरकार ने जो वादा किया था, जैसे कुछ घोषणा पत्रों में 250 रुपए प्रति किलो MSP का वादा था। अच्छा, 250 रुपए का वादा था? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया। तो ये बढ़ोतरी उसके मुकाबले बहुत कम है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। तो फिर इस MSP बढ़ोतरी का असल में किसानों को कितना फायदा होगा? क्या सिर्फ घोषणा कर देना काफी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। MSP का सिद्धांत तो ये है कि किसानों को उनकी फसल का एक न्यूनतम मूल्य मिले, ताकि अगर बाजार में दाम बहुत गिर जाएं तो उन्हें नुकसान ना हो। बिल्कुल। लेकिन रबर जैसी नकदी फसलें जो मुख्य रूप से खुले बाजार में बिकती हैं, उनके लिए MSP की सफलता सिर्फ घोषणा पर निर्भर नहीं करती। असल बात यह है कि क्या सरकार या उसकी एजेंसियां सचमुच इस घोषित MSP पर किसानों से रबर खरीदेंगी? क्या उनके पास खरीदने का पूरा इंतजाम है, वो जिसे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म कहते हैं? वो जरूरी है। इसके अलावा रबर का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, टायर बनाने वाली कंपनियों की मांग कैसी है, ये सब बातें भी असर डालती हैं। तो सिर्फ घोषणा से किसानों की जेब में पैसा नहीं आता, जब तक कि जमीन पर खरीद ना हो और बाजार में जरूरत पड़ने पर सरकार हस्तक्षेप न करे। बिल्कुल, घोषणा और अमल में अक्सर फासला रह जाता है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। कहा जा रहा है कि ये शिक्षा के तौर तरीके बदल रहा है। क्या खबरें हैं इस बारे में? जी, आजकल मीडिया में और संपादकीय लेखों में इस पर काफी बहस हो रही है कि जेनरेटिव AI, मतलब वो AI जो खुद से टेक्स्ट लिख सकता है, जैसे ChatGPT। हाँ, जैसे ChatGPT, या फिर तस्वीरें बना सकता है जैसे मिडजर्नी वगैरह। ये हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई, परीक्षाओं और क्लासरूम का माहौल को कैसे बदल रहा है? कुछ शहरों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि नगर निगम या निजी स्कूलों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया है। अच्छा, किस लिए? ताकि बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सिखाया जा सके, मतलब पर्सनलाइज लर्निंग, या फिर स्कूल के प्रशासनिक कामों में मदद ली जा सके। तो ये दिखाता है कि AI अब सिर्फ बड़ी कंपनियों या रिसर्च लैब तक सीमित नहीं है, ये स्कूलों के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जब मैंने ये AI वाली खबर पढ़ी तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया कि क्या परीक्षाओं का कोई मतलब रह जाएगा? नकल करना तो बहुत आसान हो जाएगा। आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, और ये इस समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मूल्यांकन की ईमानदारी, जिसे असेसमेंट इंटेग्रिटी कहते हैं, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाँ। छात्र AI की मदद से आसानी से अपने असाइनमेंट, निबंध या शायद परीक्षा के जवाब भी लिखवा सकते हैं। इससे साहित्यिक चोरी मतलब प्लेजरिज्म बढ़ेगी, और शिक्षकों के लिए यह जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि छात्र ने वास्तव में खुद कितना सीखा है। सही बात है। इसलिए हमें अब सीखने के नतीजों मतलब लर्निंग आउटकम्स को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। शायद अब सिर्फ जानकारी याद रखने के बजाय छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी जैसे उच्च स्तरीय कौशल विकसित करने पर ज्यादा जोर देना होगा। और शिक्षकों का क्या? उन्हें भी तो इसके लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल, शिक्षकों को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी, ताकि वे समझ सकें कि इन AI टूल्स का सही और फायदेमंद इस्तेमाल कैसे किया जाए। उन्हें यह भी सीखना होगा कि कौन सी AI जनित सामग्री भरोसेमंद है और कौन सी नहीं, और क्लासरूम में मानवीय संपर्क, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा पर ध्यान कैसे केंद्रित रखा जाए। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है डिजिटल डिवाइड का, मतलब अमीर और गरीब स्कूलों के बीच खाई का और बढ़ जाना।
हाँ, वो तो है ही। अगर ये आधुनिक एआई टूल्स सिर्फ महंगे या अच्छे संसाधनों वाले स्कूलों तक ही सीमित रह गए तो शैक्षिक असमानता और बढ़ेगी। और हाँ, छात्रों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिसका समाधान निकालना होगा। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का दौर लगता है। अच्छा, एक और दिलचस्प विषय पर नजर डालते हैं। एक लेख या संपादकीय सामने आया जिसका शीर्षक कुछ ऐसा था, भाषा का दायरा अलग होता है। ये थोड़ा अकादमिक सा रखता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये शीर्षक वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि ये कोई सांस्कृतिक या भाषाई निबंध था जिसमें ये तर्क दिया गया होगा कि भाषा का काम सिर्फ सरकारी कामकाज चलाना या राजनीति करना नहीं है, उसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अच्छा। भाषा हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे सोचने के तरीके मतलब कॉग्निशन से जुड़ी होती है। लेखक शायद ये कहना चाह रहा था कि जब सरकारें भाषा को लेकर नीतियां बनाती हैं, जैसे किसी भाषा को बढ़ावा देना या स्कूलों में माध्यम चुनना, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आप भाषा को पूरी तरह से इंजीनियर या नियंत्रित नहीं कर सकते। तो क्या ये किसी खास नीति की आलोचना थी या एक सामान्य बात कही गई थी, जैसे हिंदी को लेकर जो बहस चलती है? बिना पूरा लेख पढ़े कहना मुश्किल है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी सारी भाषाएं और बोलियां हैं, भाषा नीति का सवाल सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का नहीं होता। ये अक्सर लोगों की पहचान, उनकी साहित्यिक परंपराओं और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों से जुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है लेख में ये कहा गया हो कि किसी एक भाषा को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा देने या मानकीकृत करने की कोशिश और देश की भाषाई विविधता और स्थानीय बोलियों को बचाने के बीच एक संतुलन साधना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अकादमिक बहस नहीं है, ये असर में असर डालता है कि स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है या सरकारी दफ्तरों में आप किस भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी भाषा को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देखा जा सकता, उसका एक सांस्कृतिक वजूद भी है। बिल्कुल। लेख का सार शायद यही था कि भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, समाज के साथ बदलती है। बहुत ज्यादा ऊपर से नियम कानून थोपना या राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना कई बार उल्टा पड़ सकता है और समाज में तनाव पैदा कर सकता है। नीति बनाते समय जमीनी हकीकत, लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां भाषा और पहचान ने राष्ट्रीय एकता को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। उनके योगदान और राष्ट्रीय एकता के आज के मायने पर काफी चर्चा हुई। पटेल का नजरिया आज कितना प्रासंगिक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान तो भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। आज़ादी के ठीक बाद 1947 से 1950 के मुश्किल दौर में उन्होंने 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का लगभग असंभव काम कर दिखाया। हाँ, वो तो कमाल ही था। उन्होंने भारत के मौजूदा प्रशासनिक नक्शे की नींव रखी। आज भी जब देश की अखंडता या मजबूत केंद्र सरकार की बात होती है तो अक्सर नीति निर्माता सरदार पटेल का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि समय बदल गया है। आज के विश्लेषण ये भी कहते हैं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता का मतलब सिर्फ जमीन का जुड़ना या एक जैसा प्रशासन होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें बहुलवाद मतलब प्लूरलिज्म यानी विविधता को स्वीकारना, संघवाद मतलब फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उचित संतुलन, और स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं यानी लोकल ऑटोनॉमी का सम्मान करना भी शामिल होना चाहिए। तो आज की जो चुनौतियां हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव या कुछ इलाकों में विशेष दर्जे की मांग, क्या पटेल के काम से उनके लिए कोई सीख मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। पटेल ने जिस तरह अलग-अलग रियासतों की अनोखी परिस्थितियों, उनकी संधियों और शासकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कभी नरमी तो कभी सख्ती से विलय की प्रक्रिया पूरी की, उसमें आज के लिए भी सबक छिपे हैं। जैसे आज जब हम केंद्र राज्य संबंधों, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति या पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष जरूरतों जैसे मुद्दों पर बात करते हैं, तो पटेल के सामने गई चुनौतियों और उनके समाधान के तरीकों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है। ये राष्ट्रीय एकीकरण, संघवाद और क्या कहते हैं संवैधानिक नैतिकता जैसे विषयों के लिए आज भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। अब पड़ोसी देश अफगानिस्तान की तरफ देखते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर भी एक खबर है। भारत ने वहां जल विद्युत परियोजनाओं में मदद की पेशकश की है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा बयान आया है, शायद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में।
इसमें कहा गया है कि भारत अफगानिस्तान को पनबिजली यानी हाइडल और जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहायता देने को तैयार है। भारत पहले भी अफगानिस्तान में विकास के कामों में काफी सक्रिय रहा है। हाँ, सलमा बांध का नाम तो सुना है। बिल्कुल, हेरात प्रांत में सलमा बांध, जिसे अब आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान भारत मित्री बांध कहा जाता है। इसके अलावा भारत ने वहां संसद भवन, स्कूल, सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने में भी मदद की है। अब ये पानी और बिजली के क्षेत्र में सहयोग की नई पेशकश है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ विकास के लिए मदद है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति भी है? पानी का मुद्दा तो वैसे भी इस क्षेत्र में काफी संवेदनशील है। ये निश्चित रूप से भारत की विकास कूटनीति मतलब डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पानी और बिजली जैसे बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाले प्रोजेक्ट्स किसी भी देश में स्थिरता लाने और लोगों के बीच अच्छी भावना पैदा करने में मदद करते हैं। ये सैन्य सहायता के मुकाबले कम विवादास्पद होते हैं और देशों के बीच एक तरह की सकारात्मक निर्भरता बनाते हैं। लेकिन हाँ, आप सही कह रही हैं, इसका एक संवेदनशील पहलू भी है, जिसे रिपेरियन कंसर्न्स कहते हैं। रिपेरियन कंसर्न्स मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में कोई बड़ा बांध या पनबिजली परियोजना ऐसी नदी पर बनती है जो आगे बहकर पाकिस्तान जाती है, जैसे काबुल नदी, तो इससे निचले तटवर्ती देश यानी पाकिस्तान को पानी के बहाव में कमी की चिंता हो सकती है। अच्छा, हाँ। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भारत ऐसी परियोजनाओं में मदद की पेशकश करता है, तो तकनीकी सहयोग के साथ साथ पानी के बहाव से जुड़े आंकड़ों को साझा करने और पारदर्शिता बरतने पर भी जोर देना जरूरी हो जाता है, ताकि पड़ोसी देशों की चिंताओं को भी दूर किया जा सके। ये तो वाकई एक नाजुक मामला है। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और चिंता भी बढ़ाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पेंटागन को परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया। ये तो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम लगता है। बिल्कुल, ये खबर बेहद गंभीर थी। अमेरिका ने लगभग 1992 के बाद से कोई विस्फोटक परमाणु परीक्षण नहीं किया है। मतलब पिछले करीब 33 सालों से एक स्वैच्छिक रोक, एक मॉरिटोरियम लगी हुई थी। 33 साल से? हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप का ये कथित आदेश, जो शायद सोशल मीडिया या किसी बयान के जरिए सामने आया, इस दशकों पुरानी नीति को पलटने का संकेत था। हालांकि शुरुआती खबरों में ये पूरी तरह साफ नहीं था कि उनका मतलब जमीन के नीचे या वायुमंडल में किए जाने वाले पूर्ण परमाणु विस्फोटों से था या फिर वो सब क्रिटिकल टेस्ट की बात कर रहे थे। सब क्रिटिकल टेस्ट? हाँ, वो ऐसे परीक्षण होते हैं जिनमें परमाणु सामग्री का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन पूर्ण परमाणु विस्फोट नहीं होता। सिर्फ सामग्री के व्यवहार को जांचा जाता है। या फिर वो मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के परीक्षण की बात कर रहे थे। लेकिन इशारा बहुत खतरनाक था। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई देशों, विशेषज्ञों और हथियार नियंत्रण के पैरोकारों ने कड़ी चेतावनी दी कि ये कदम दुनिया को अस्थिर कर देगा और हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर सकता है। बिल्कुल। इससे परमाणु परीक्षण पर वैश्विक प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी को लागू करने के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। सीटीबीटी का मकसद हर तरह के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना है। हालांकि ये संधि अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। चिंता ये भी जताई गई कि अगर अमेरिका परीक्षण शुरू करता है तो रूस और चीन जैसी दूसरी परमाणु शक्तियां भी ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस कर सकती हैं। इससे पूरी वैश्विक अप्रसार व्यवस्था मतलब नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम खतरे में पड़ सकती है, जिसका लक्ष्य परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना है। और हमारे क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया और खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच रणनीतिक संयम कम होता है या तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा और निवारण स्थिरता मतलब डिटरेंस स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है। उसे और जटिल बना देता है। हाँ, जाहिर है। भारत को ऐसे किसी भी वैश्विक रणनीतिक बदलाव को अपनी परमाणु नीति, अपने सैद्धांतिक रुख और अपने हथियार प्रणालियों की योजना बनाते समय ध्यान में रखना होगा। ये घटना सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की हथियार नियंत्रण व्यवस्था, सीटीबीटी और एनपीटी जैसी संधियों के भविष्य और खासकर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गहरे मायने रखती है। तो भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, भारत को बहुत सावधानी से इस पूरी स्थिति पर नजर रखनी होगी और अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा।
ये परमाणु परीक्षण वाली खबर वाकई चिंताजनक है। हाँ, ये दशकों की स्थिरता और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि अक्टूबर 2025 के अंत में कितने अलग-अलग तरह के मुद्दे सामने आए। ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश, दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम और उनकी सीमाएं, केरल में रबर किसानों की उम्मीदें और एमएसपी की जमीनी हकीकत का सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में एआई की दस्तक और उससे जुड़ी गंभीर चुनौतियां, भाषा के गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक मायने, सरदार पटेल की विरासत और राष्ट्रीय एकता की समकालीन परिभाषा, अफगानिस्तान में विकास के जरिए कूटनीति साधने की कोशिश और उसकी जटिलताएं। और आखिर में परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर दुनिया भर में फैली चिंता। इन सभी अलग-अलग दिखने वाले विषयों में एक बात शायद समान है, चाहे वो घर की नीति हो या विदेश नीति, हालात लगातार बदल रहे हैं और हर सरकार, हर संस्था के सामने ये चुनौती है कि वो इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाए, अपनी नीतियों को कैसे बदले। हाँ। कोई भी फैसला आसान नहीं होता, हर कदम के कई असर होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक, जिन्हें समझना और संतुलित करना पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से मुद्दे इतने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे में राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट की जो पुरानी परिभाषाएं थीं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, या इस बदलती दुनिया में हमें राष्ट्रीय हित को भी नए सिरे से समझने की जरूरत है? सोचने के लिए काफी कुछ है। आज इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।